प्रबंधन क्या है? तो एक प्रक्रिया है जो निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है। तो प्रबंधन है एक प्रक्रिया जो निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावशीलता और कार्यकुशलता के साथ लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती है। मैरी पार्केट फॉलेट के अनुसार लोगों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। और हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के 5 तत्व हैं। कौन से हैं? पोस सी डी, तो योजना बनाना, प्लानिंग। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना। फिर है ऐसे, ये तो नहीं पता पर निर्देशन देना, ठीक है। फिर है समन्वयन करना, कोऑर्डिनेशन। और डी से नियंत्रण करना, ठीक है। फिर विशेषता, विशेषता क्या है कि मानवीय क्रियाएं होती हैं प्रबंधन, और मानवीय संगठन से संबंधित हैं। फिर सृजनात्मक क्रियाएं होती हैं, और सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये, सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय संगठन से संबंधित होती है, सृजनात्मक होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। फिर महत्व क्या है? तो महत्व है संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में, व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने में, और गतिशील संगठन बनाने में। अब गतिशील संगठन मतलब बदलती परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके। फिर विकास, जो समाज के विकास में सहयोगी है, और संगठन कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए सहयोगी है। तो ये हो गए इसके महत्व। फिर उसके बाद है समाज में महत्व क्या है? तो ये गुणवत्ता युक्त सेवाएं व वस्तुएं प्रदान करती है। फिर नागरिक गतिविधियों में योगदान देती है, आर्थिक वृद्धि करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, फिर विकास का पथ प्रदर्शन करती है, और संसाधनों का उचित उपयोग करने पर बल देती है। फिर है उद्यमिता। तो उद्यमिता से अपन क्या समझते हैं? तो व्यवसाय प्रारंभ करने, सफल बनाने, समय समय, धन, प्रयासों का निवेश। किस किस का निवेश? समय का, धन का, और प्रयासों का निवेश, और जोखिम उठाना उद्यमिता कहलाता है। फिर है विशेषताएं क्या है उद्यमिता की? तो ये नवाचारी कार्य होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, जिसमें अनुपयोगी चीज को उपयोग में लाया जाए, और नेतृत्व प्रदान करना वाला होना चाहिए, व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करे, जोखिम वहन करना चाहिए, और अवसर खोजने की प्रक्रिया है। फिर प्रक्रिया इसमें क्या क्या होती है? तो इसमें होती है समय को पहले पहचानें, अवसर की तलाश करें, आइडिया को उत्पत्तित करें, आइडिया की उत्पत्ति करें, फिर नियोजन करें, पूंजी की व्यवस्था करें, फिर स्टार्टअप की स्थापना करें, व्यापार की वृद्धि करें, लाभ का उपभोग करें। तो ये हैं उद्यमिता की विशेषताएं। फिर है विशेषताएं नहीं, प्रक्रिया। फिर है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप एक व्यावसायिक गतिविधि है जो एक अनोखे आइडिया के आधार पर संचालित होती है, जिसमें जीवन व समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब ये एक पंजीकृत इकाई होती है, वार्षिक आय 25 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 5 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और इसमें एक नवाचार होना चाहिए। फिर इंक्यूबेशन से क्या समझते हैं? तो कंपनी होती हैं जो स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद करती हैं। अब मदद कैसे करती हैं? कार्यालय उपलब्ध करा के, योजना के निर्माण में, तकनीकी सहयोग देके, अनुभवी परामर्श करके, वित्त बाजार से वित्त संबंधित सुविधाएं प्रदान करके, निवेशकों के से संबंध स्थापित करके। फिर है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है? स्टार्टअप है, कुल संपत्ति $1 बिलियन या अधिक होनी चाहिए। भारत की विश्व में तीसरी रैंक है, यूएस चाइना के बाद। फिर है इसमें कुछ एग्जांपल: ओयो, अनअकैडमी, पेटीएम, स्विगी। उद्यम पूंजी क्या है? उद्यम पूंजी है पेशेवर लोगों की फर्मों द्वारा प्रबंधकीय भागीदारी के साथ निवेश किए जाते हैं। तो पेशेवर लोगों की फर्मों द्वारा प्रबंधकीय भागीदारी के साथ निवेश, जो तीव्र गति से विकास और जिनमें वृद्धि की उच्च क्षमता हो, तो वही उद्यम पूंजी है। तो पेशेवर लोग ऐसी जगह पे निवेश करते हैं जहाँ पे तीव्र गति से विकास हो, और उम्मीद हो, और जहाँ पे तीव्र वृद्धि की उच्च क्षमता हो। फिर ये दीर्घकालीन पूंजी होती है उद्यम पूंजी, और ये पेशेवर पूंजीपति द्वारा किया जाता है। जोखिम वाले क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, प्रबंधकीय कौशल भी प्रदान किया जाता है, और प्रगति का विश्लेषण भी किया जाता है। फिर दिव्य निवेशक यानी एंजल इन्वेस्टर क्या है? तो ये अतिरिक्त धन, अपने अतिरिक्त धन को स्टार्टअप में निवेश करते हैं, पूंजी के साथ साथ अनुभवी परामर्श भी देते हैं। तो दिव्य और एंजल इन्वेस्टर
और उद्यम पूंजी में डिफरेंस क्या है? तो एकल व्यक्ति होता है, दिव्य धनवान व्यक्ति होता है और निवेशक क्षमता कम होती है। प्रारंभिक अवस्था में वित्त प्र- वित्त का वित्त उपलब्ध करवाता है, पर उद्यम पूंजी एक सामूहिक पूंजी होती है किसी फर्म की, और यह अधिक क्षमता तक निवेश कर सकती है जब कंपनी का विस्तार हो चुका हो या वृद्धि की संभावना ज्यादा हो, तब यह वित्त उपलब्ध करवाती है। फिर है विपणन। अब विपणन का देखेंगे, एक सेकेंड। तो है विपणन। अब विपणन क्या है? तो विपणन क्या है? विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं को पूरा उत्पाद व सेवाओं का निर्माण करती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद व सेवाओं का निर्माण करती है। इसकी कुछ अवधारणाएं हैं, जो कि है उत्पादन अवधारणा। सस्ता और आसानी से उपलब्ध उत्पाद बनाया जाए, अधिक उत्पाद किया जाए और अधिक लाभ कमाया जाए। फिर है उत्पाद अवधारणा। तो वो थी उत्पादन, और अब है उत्पाद। तो गुणवत्ता अच्छी हो उत्पाद की, ज्यादा लाभ मिलेगा। बिक्री अवधारणा, प्रचार प्रसार और बेचने का प्रयास किया जाए जिससे अधिक लाभ मिलेगा। विपणन अवधारणा। विपणन अवधारणा में उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना। फिर है सामाजिक विपणन, जो ग्राहकों की संतुष्टि, संस्था के लक्ष्य और समाज के हित व कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। फिर है संधारणीय विपणन। तो संधारणीय विपणन ऐसे उत्पाद, सेवा जो आसपास के वातावरण, सामाजिक पहलुओं का सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार व पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे उत्पाद सेवा जो आसपास के वातावरण, सामाजिक पहलुओं का सम्मान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण नुकसान नहीं करते हैं। फिर है विपणन। विपणन क्या है? विपणन से अपन समझते हैं विपणन और मार्केटिंग में अंतर। तो व्यापक अवधारणा है विपणन। और विपणन, बेचना क्या है? बेचना विपणन की गतिविधि का भाग है। फिर है विपणन ग्राहक केंद्रित है, और बेचना विक्रेता की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। फिर सॉरी बे हाँ, विपणन विपणन में ग्राहक की संतुष्टि मुख्य उद्देश्य होता है, पर बेचने में बिक्री या लाभ कमाना, ज़्यादा लाभ कमाना ही उद्देश्य है। फिर विपणन में उत्पादन से शुरू हो जाती है प्रक्रिया, बेचना उत्पादन के बाद में शुरू होने वाली प्रक्रिया है। फिर विपणन, इसमें प्रोड्यूसर किंग पिन है, और बेचना में उपभोक्ता किंग पिन है। फिर अंतर संबंध क्या है? तो अंतर संबंध है, ये दोनों सकारात्मक संबंध होता है दोनों के बीच में। विपणन उन्नत वर्जन है बेचना का। तो विपणन और बेचने में सकारात्मक संबंध है, विपणन उन्नत वर्जन है बेचने का। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं? मार्केटिंग मिक्स है चारों गतिविधियों के संयोजन को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, जिसमें उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आते हैं। तो चार गतिविधियों के संयोजन को ही क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आते हैं। उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। उत्पाद में क्या आते हैं? प्रत्येक वस्तु जो उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण हो तथा उसका कुछ मूल्य हो, तो वह उत्पाद। तो इसकी गतिविधियां होती हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। और उत्पाद के प्रकार क्या क्या हैं? तो एक तो होता है सुविधा उत्पाद। सुविधा उत्पाद जिसमें क्षय और नाशक प्रकृति के उत्पाद आते हैं जिन्हें बार बार खरीदा जाता है। फिर है शॉपिंग उत्पाद, जो टिकाऊ प्रकृति के होते हैं और बार बार नहीं खरीदा जाता। फिर इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो उत्पाद की चौड़ाई के हिसाब से। तो अलग अलग उत्पाद लाइन एक ब्रांड की कितनी है, वही उत्पाद की चौड़ाई है। उत्पाद की गहराई, उत्पाद की कुल संख्या या साइज, अलग अलग साइज। फिर है मूल्य सॉरी उत्पाद मिश्रण। मतलब उत्पाद मिश्रण में अपन ने पढ़ा था कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो इसमें ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का अर्थ है पहचान करने के लिए नाम, शब्द, प्रतीक या डिजाइन करने की प्रक्रिया। इसमें विशेषता क्या होती है? छोटा और संक्षिप्त होता है, बोलने में आसानी होती है, ऐसा नाम हो, ब्रांड नाम विशिष्ट हो,
और सुझावात्मक हो। फिर है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? गतिविधियों का समूह है जो उपयुक्त रैपर, कंटेनर, बैग इत्यादि की डिजाइन को निर्धारित करता है। तो पैकेजिंग में उपयुक्त रैपर, कंटेनर, बैग की डिजाइन होती है और ब्रांडिंग में नाम, शब्द, प्रतीक या डिजाइन करने की प्रक्रिया। तो पैकेजिंग का महत्व है सुरक्षा, पहचान, सुविधाजनक आदान प्रदान और संवर्धन में सहायक होता है, क्योंकि ये एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है पैकेजिंग। तो लेबलिंग क्या है? पैकेज पर पहचान चिन्ह, यानी सूचना का वाहक, उत्पाद का नाम और उत्पादनकर्ता, सम, समाप्ति की तिथि, तो ये सारी चीजें होती हैं पैकेज पर। तो इसको कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग यानी पैकेज पर पहचान चित्र। फिर है मूल्य। मूल्य यानी धनराशि जो क्रेता वस्तु या सेवा के बदले विक्रेता को देता है। तो धनराशि क्रेता वस्तु या सेवा के बदले विक्रेता को देता है। मूल्य मिश्रण, मूल्य का उद्देश्य। फिर है लागत मूल्य। फिर है प्रतिस्पर्धा कर सके। मूल्य ऐसा हो कि प्रतिस्पर्धा कर सके। फिर मांग व उपयोगिता के अनुसार मूल्य होना चाहिए और सरकार व कानूनी नियम के अनुसार मूल्य होना चाहिए। तो मूल्य मिश्रण के कितने पार्ट है? 5। पहला है मूल्य का उद्देश्य क्या है। दूसरा, लागत मूल्य कितना है। तीसरा, मूल्य ऐसा हो कि प्रतिस्पर्धा कर सके। चौथा, मूल्य मांग व उपयोगिता के आधार पे हो। और पांचवा, मूल्य सरकार व कानूनी नियम के अनुसार हो। फिर प्लेस। प्लेस में क्या है? निर्णय जो उत्पाद को उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाने के लिए लिए जाते हैं, वे सारे निर्णय प्लेस के में आ जाते हैं। इसमें स्थान मिश्रण में वितरण प्रणाली, वस्तु के माल की भौतिक आवाजाही, तो ये सब है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पे उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है स्थान का। अब स्थान मिश्रण। तो स्थान मिश्रण में अपन ने देखा वितरण प्रणाली और भौतिक वितरण आते हैं। तो पहला है वितरण प्रणाली। उसमें है प्रत्यक्ष चैनल, सीधा उपभोक्ता को नहीं दिया जाता। इसमें बिचौलिया नहीं होते, सीधा उपभोक्ता को दिया जाता है, बिचौलिया नहीं होते। इसे बाटा कंपनी। फिर है एक स्तर चैनल, जिसमें मध्य एक रिटेलर होता है, जैसे कार का शोरूम। फिर दो स्तरीय चैनल, जिसमें होलसेलर और रिटेलर मध्यस्थ के तौर पे होते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है, जैसे कि चाय, चीनी उद्योग में। फिर है त्रिस्तरीय चैनल, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तीनों होते हैं, जिसमें ये यूज किया जाता है लोहा उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, उनके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होना चाहिए। फिर है भौतिक वितरण। अब भौतिक वितरण में क्या आता है? तो वस्तु के परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडार भंडारण व आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने, ये सब भौतिक वितरण है। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, परिवहन, भंडार, स्टॉक। तो वस्तु के परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण व आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना ही भौतिक वितरण की प्रक्रिया है। ठीक है। फिर है संवर्धन। तो संवर्धन से क्या समझते हैं? बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों के वितरण चैनल के साथ संप्रेषण। तो बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों का वितरण चैनल के साथ संप्रेषण कैसा है? इसमें क्या है? संवर्धन मिश्रण में विज्ञापन आता है, बिक्री संवर्धन आता है, व्यक्तिगत बिक्री आती है और लोक संपर्क आता है। तो विज्ञापन क्या है? उपयोगकर्ता के साथ संप्रेषण का एक साधन है विज्ञापन, जिसमें लाभ लाभ कमाना, आम लोगों तक पहुंचते हैं लाभ। दूसरा, इसमें उपभोक्ता को भरोसा दिलाता है, किसका? वैधता का। तीसरा, अनेक माध्यम होते हैं और कम खर्चीला होता है। तो उपयोगकर्ता के साथ संप्रेषण का एक साधन है विज्ञापन, जिसमें लाभ क्या है इसके? आम लोगों तक पहुंच बढ़ती है, उपभोक्ता को भरोसा दिलाता है और इसके अनेक माध्यम हैं और कम खर्चीला होता है। बिक्री संवर्धन। बिक्री संवर्धन है प्रोत्साहन का अल्पकालिक तत्व होता है। इसका उद्देश्य होता है छूट देना, गिफ्ट, डिस्काउंट और रिफंड इसमें आते हैं। फिर है व्यक्तिगत बिक्री। तो विक्रेता द्वारा स्वयं बेचना। बिक्री व्यक्तिगत बिक्री होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत व्यवहार को बढ़ावा देता है और दो तरफा संप्रेषण
हो पाता है। फिर जनसंपर्क, जनसंपर्क का मतलब है न्यूज़ में आना, इवेंट करना, कंपनी द्वारा सीधे उपभोक्ता से या कंपनी द्वारा सीधे जनता से संप्रेषण करना। तो ये हो गया। फिर है सेवा। अब सेवा मिश्रण में क्या आता है? तो सेवा का अर्थ है एक प्रक्रिया जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रस्तुत प्रस्तुत बदले में सेवा प्राप्त करता। तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रस्तुत की जाती है, बदले में सेवा प्राप्त करता सेवा प्रदाता को मूल्य चुकाता है। तो एक प्रक्रिया है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रस्तुत की जाती है, बदले में सेवा प्राप्त करता सेवा प्रदाता को मूल्य चुकाता है। और इसकी विशेषता है कि ये अमूर्त होती है, महसूस नहीं की जा सकती। फिर अविभाज्य होती है, सेवा प्रदाता से अलग नहीं कर सकते। फिर है परिवर्तनशीलता, तो कब कौन देता है, कब कौन कहाँ देता है उस पर निर्भर करती है। खराब होने की क्षमता, संग्रहित नहीं होती, यानी कि खराब नहीं होती, तो खराब नहीं हो सकती। फिर है इसके मिश्रण में, सेवा मिश्रण में, तो पहला तो 4 तो वही है, कौन-कौन से? प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यानी कि उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन। फिर 3 अलग हैं जिसमें लोग, प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन। तो लोग से है पीपल, प्रोसेस, और भौतिक संपन्न का फिजिकल एविडेंस। तो भौतिक सत्यापन तो है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिर है सप्लाई चेन क्या है? तो सप्लाई चेन प्रबंधन है कि माल व सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन। तो सप्लाई चेन क्या है? माल का और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन ही करना ही सप्लाई चेन प्रबंधन है, जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने तक आने वाली सारी क्रियाएं शामिल हैं। तो कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने तक आने वाली सारी क्रियाएं शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? लागत कम करना, लाभ में वृद्धि करना, सही उत्पाद सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाना। फिर है ग्राहकोन्मुखी उत्पाद का निर्माण करना, प्रतिस्पर्धा बनाए रखना जिससे बाजार में लाभ हो। फिर चुनौती क्या है? समय पर गुणवत्ता युक्त सेवा पहुंचाना। दूसरा, उचित प्रबंधन के अभाव में लागत वृद्धि। तीसरा, आपूर्तिकर्ता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। चौथा, योग्य क्रमिकों की प्राप्ति। पांचवा है जोखिम ज्यादा, उपयोगकर्ता परिवर्तनशील होते हैं। फिर आपूर्ति श्रृंखला के चरण क्या क्या हैं? तो पहला है नियोजन, दूसरा है नियोजन यानी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाना। फिर दूसरा है बनाना या विकसित करना, जो कच्चे माल की आपूर्ति को बनाए रखना या विकसित करना। फिर है तीसरा उत्पाद बनाना, जिसमें उत्पाद को बनाना, परीक्षण करना, पैकेज करना। फिर है वितरण, वितरण कैसे? मांग अनुसार समय पर। और फिर इसका पांचवा है रिटर्न, माल की वापसी। यह चरण थोड़ा समस्याग्रस्त है क्योंकि दोषपूर्ण उत्पादों व अतिरिक्त को वापस लिया जाता है। तो आपूर्ति श्रृंखला के चरण है नियोजन, फिर कच्चे माल की आपूर्ति विकसित करना, फिर है उत्पाद बनाना, फिर है उत्पाद का वितरण करना मांग अनुसार समय अनुसार, और पांचवा है रिटर्न, माल की वापसी। फिर है उत्पाद चक्र, उत्पाद जीवन चक्र क्या है? तो एक प्रक्रिया है जो उत्पाद को बाजार में पेश किए जाने के बाद से लेकर तब तक, जब तक कि उस उत्पाद को बाजार से हटा न लिया जाए, तब तक यह चलती रहती है। फिर इसके 4 चरण होते हैं। तो उत्पाद का बाजार परिचय, उत्पाद की मांग कम होती है इस चरण में, बिक्री कम होती है, संवर्धन गतिविधियों पे अधिक ध्यान दिया जाता है, उत्पाद को ब्रांडिंग भी करनी होगी। फिर है वृद्धि, तो बिक्री में वृद्धि होने लगती है, बाजार में उत्पाद की भागीदारी बढ़ती है, ब्रांड की प्राथमिकता पे बल दिया जाता है, और लाभ में वृद्धि होती है। और फिर इसमें होता है कीमत सीमित रखनी होती है क्योंकि पूर्व स्थापित खिलाड़ी पहले से मौजूद होते हैं। फिर परिपक्वता,
तो इस चरण में बाजार में अधिकतम हिस्सेदारी हो जाती है, उत्पाद सुविधाओं में वृद्धि होती है, मूल्य कम होता है, अधिकतम बिक्री होती है। और फिर है गिरावट। गिरावट है बिक्री व लाभ कम हो जाती है, उत्पाद में बड़े बदलाव किए जाते हैं, डिस्काउंट एवं अन्य ऑफर दिए जाते हैं। प्रचालन तंत्र यानी लॉजिस्टिक मिक्स। तो लॉजिस्टिक मिक्स से मतलब है सामग्री वस्तु का उत्पादन करना, उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करना। तो ये सारे लॉजिस्टिक के वो हैं। तो सामग्री वस्तु का उत्पादन करना, उचित स्थान पर उचित मात्रा में वितरण करना ही लॉजिस्टिक है। ठीक है। फिर परिवहन मिश्रण के क्या क्या प्रक्रिया है। तो इसमें आदेश प्रक्रिया होती है, फिर स्टॉक प्रबंधन होता है, भंडारण होता है, परिवहन होता है, वस्तु को सुरक्षित रखना होता है, पैकेजिंग होती है और सूचना का प्रबंधन होता है। तो परिवहन मिश्रण में ग्राहक से आदेश लिया जाता है, आदेश अनुसार वस्तु उपलब्ध कराई जाती है, तो यह आदेश प्रक्रिया। फिर स्टॉक प्रबंधन जिसमें स्टॉक को संभाल के रखा जाता है। फिर भंडारण, उत्पादित माल को तुरंत बेचना नहीं होता, उसे स्टोर करके रखा जाता है। फिर परिवहन, वहां पहुंचाना जहां उसकी मांग है। फिर वस्तु को सुरक्षित रखना, प्रकृति के अनुरूप पैकिंग करना। फिर है पैकेजिंग, सुविधा के अनुरूप। फिर है सूचना का प्रबंधन यानी कि लेखा जोखा रखा जाता है। फिर वस्तु सूची के रख रखाव को कारक क्या क्या है। तो अधिक ऑफर और अधिक स्टॉक। तो अधिक ऑफर है तो अधिक स्टॉक रखो, बिक्री का सटीक पूर्वानुमान है तो स्टॉक को निम्न स्तर का रखो। फिर है अगर उत्पादन में ज्यादा समय लगता है तो हमें अधिक स्टॉक रखना चाहिए, और कम समय लगता है तो कम स्टॉक रखना चाहिए। फिर इन्वेंट्री की लागत, अगर इन्वेंट्री की लागत कम है तो हमें स्टॉक को ज़्यादा रखना चाहिए, और अगर लागत ज़्यादा है तो स्टॉक को कम रखना चाहिए। फिर भंडार गृहों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो लॉजिस्टिक में ही आते हैं भंडार गृह के प्रकार, जिसमें है निजी भंडार गृह। फिर है जो निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर बंधक माल गोदाम क्या है, दूसरे देश से आयातित किंतु आयकर भुगतान नहीं करने पर माल को बंधक या फिर हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अवस्थित होते हैं ये, और माल को बंधक बना लिया जाता है। फिर है सरकारी भंडार गृह, जिसमें अपने भारतीय खाद्य निगम जैसे आ जाते हैं, जहाँ पे सरकार द्वारा जो क्रय किया जाता है फूड, ये अपने खाद्यान्न उनको सुरक्षित रखा जाता है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, बाजार की प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसके लाभ क्या है, मध्यस्थ का विलोप हो जाता है, समय सीमा की बाध्यता से मुक्ति मिल जाती है और कमीशन से मुक्ति मिलती है, भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है, और पुराने उपभोक्ता की समीक्षात्मक टिप्पणी से नए उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में आसानी होती है। फिर है सीमाएं, तो गुणवत्ता में संशय बना रहता है, भौतिक अवलोकन नहीं हो पाता, निजता भंग हो जाती है, धोखाधड़ी की संभावनाएं रहती हैं, नशीले पदार्थों व वर्जित वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। फिर ई मार्केटिंग क्या है, तो ई मार्केटिंग क्या है, इंटरनेट पर संवर्धन। तो वस्तुओं व सेवाओं का संवर्धन जब इंटरनेट के माध्यम से हो तो उसको ई मार्केटिंग कहते हैं। इसका लाभ क्या है, खर्च कम है। दूसरा, अधिकतम पहुंच, पहुंच अधिकतम, जब चाहे विज्ञापन से बदलाव जब चाहे विज्ञापन में बदलाव, तो लचीलापन। फिर है 24 घंटे सेवाएं और तीव्र परिणाम होते हैं इसके। तो इसके लाभ हैं, कम खर्चीला होता है, अधिकतम पहुंच होती है, जब चाहे विज्ञापन में बदलाव कर सकते हैं, 24 घंटे सेवाएं चलती रहती हैं और तीव्र परिणाम मिलते हैं। फिर इसकी हानियाँ क्या हैं, तो हानियाँ हैं कि हर जगह इंटरनेट नहीं होता, कंप्यूटर सुविधाओं का अभाव होता है,
हर व्यक्ति चलाना या उपयोग नहीं जानता। जोखिम की संभावनाएं अधिक होती हैं और बिना ब्रांड की विपणन कठिन है। तो बिना ब्रांड का विपणन कठिन है, हर व्यक्ति चलाना नहीं जानता, कंप्यूटर सुविधाओं का अभाव और हर जगह इंटरनेट नहीं। फिर है पारंपरिक व्यवसाय व ई व्यवसाय में अंतर। तो स्थापना कठिन है पारंपरिक व्यवसाय की, इसके मुकाबले ई व्यवसाय की स्थापना सरल है। फिर कच्चे माल के स्रोत होते हैं, जरूरी होते हैं पारंपरिक व्यवसाय में। ई व्यवसाय में कच्चे माल के स्रोत की आवश्यकता नहीं। फिर मध्यस्थ मध्यस्थों से घिरा है पारंपरिक व्यवसाय, पर ये व्यवसाय प्रत्यक्ष है, ना कि मध्यस्थ की आवश्यकता है। फिर संगठन संगठन में पद सोपान व्यवस्था होती है पारंपरिक व्यवसाय में, पर ई व्यवसाय में संगठन समतल होता है, पद सोपान नहीं। फिर पारंपरिक व्यवसाय में अंतर व्यक्तिक स्पर्श अधिक होता है, पर ई व्यवसाय में अंतर व्यक्तिक स्पर्श कम है। पारंपरिक व्यवसाय में लेन देन आसान है, ई व्यवसाय में लेन देन जोखिम है। पारंपरिक व्यवसाय में वैश्वीकरण कम है, ई व्यवसाय में वैश्वीकरण ज्यादा है। फिर ई व्यवसाय का क्षेत्र फर्म से फर्म फर्म से ग्राहक, ग्राहक से ग्राहक। तो अंतः बी कॉमर्स क्या है? तो एक फर्म के भीतर ही विभिन्न विभागों, व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करना ही अंतः बी कॉमर्स है। फिर ई विपणन मार्केटिंग के लाभ क्या है? तो ई विपणन मार्केटिंग के लाभ हैं, व्यवसायियों को तो क्या लाभ है? बाजार का विस्तार हो जाता है, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, नए प्रतिस्पर्धा आपूर्तिकर्ता मिल जाते हैं और संवर्धन लागतों में कमी आ जाती है। फिर ग्राहकों के लिए लाभ है कि सेवाओं और उत्पादों की अधिक जानकारी मिलती है, जब चाहे खरीदारी हो सकती है, कम समय में खरीद कर सकते हैं, शिकायत और सुझाव आदान आसानी से दे सकते हैं। समाज को क्या है? सभी वर्गों को वस्तुओं या सेवाओं का लाभ लेने में समानता। दूसरा, प्रदूषण कम। तीसरा, देश के प्रत्येक कोने तक पहुंच। तो ये है समाज के लिए लाभ। फिर है व्यावसायिक नैतिकता। तो व्यवसाय नैतिकता का अर्थ है मूल्य या मानकों से है जो व्यवसाय की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसमें व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में सामंजस्य बिठाया जाता है। जैसे कि किसी व्यवसायी का व्यक्तिगत हित है लाभ कमाना और सामाजिक हित है वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाना। फिर है व्यापारी से निर्णय में नैतिकता अपेक्षित क्यों है? तो अपेक्षित है क्योंकि उत्पाद सेवाओं के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवा सके, उपभोक्ता वस्तु व सेवा के चयन में स्वतंत्रता हो और गुणवत्ता युक्त वस्तु उचित कीमत पर मिल सके। फिर तत्व क्या है? तो तत्व है उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता होती है, यानी कि उच्च अधिकारी का दायित्व होता है। फिर सामान्य कोड का प्रकाशन, तो मापदंडों को लिखना अनिवार्य होता है। फिर अनुपालन तंत्र की स्थापना, निर्णय कार्यों का नैतिक स्तरों के अनुसार होना चाहिए, निर्णय और कार्यों को नैतिक स्तरों के अनुसार होना चाहिए। फिर है प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाए और परिणामों का मापन किया जाए नैतिक मानकों के आधार पर। तो इनके प्रभावी कारक क्या है व्यावसायिक नैतिकता के? जैसे आर्थिक कारक होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संगठनात्मक। फिर है निगमित नैतिकता। तो मूल्य या मानकों का समूह जो कॉर्पोरेट गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वही निगमित नैतिकता है। फिर है जैसे कि इसकी हमें अपेक्षा क्यों की जाती है, इसकी निगमित नैतिकता की? तो नैतिक व्यवहार की अपेक्षा हमें की जाती है क्योंकि उपभोक्ता के प्रति होती है गुणवत्ता में मानक पूर्ण उत्पाद हमको उपलब्ध करवाना, नियमित आपूर्ति बनाए रखना, विज्ञापन में सत्यता दिखाना। फिर कर्मचारी के प्रति किसी निगमित की अपेक्षा है कि वह उचित वेतन, मुआवजा दे, अच्छी सुरक्षित कार्यदशा दे और व्यक्तिगत विकास पे बल दे। स्वामियों के प्रति निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान दे, नियमित लाभांश वापसी दे, पूरी जानकारी
दे, वित्तीय स्थिति की भी पूरी जानकारी दे। फिर है समाज के प्रति पर्यावरण की रक्षा करे, अधिक रोजगार दे, राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा दे। फिर सरकार के प्रति क्या है, तो नियमों और कानूनों का पालन करे, करों का समय पर भुगतान करे। फिर नेतृत्व क्या है, नेतृत्व है क्रिया है जो किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनुयायियों को स्वेच्छा से कार्य कराने के लिए प्रभावित किया जाता है। तो नेतृत्व क्या है, क्रिया है जिसमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या अनुयायियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित किया जाता है। तो चेस्टन बेर्नार्ड के अनुसार तीन चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि नेता, अधीनस्थ और परिस्थितियों पे। तो नेता का गुण व्यवहार पे, अधीनस्थ की योग्यता और क्षमता पे, और परिस्थितियों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध पे। फिर नेतृत्व के कार्य क्या हैं, तो उद्देश्य का निर्धारण करती है, संसाधन को एकत्रित करती है, कुशलता के साथ प्रयोग करती है, गतिविधि निर्धारण करती है और गतिविधियों का संचालन करती है। फिर नेतृत्व के लक्षण, तो उद्देश्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, संबंध स्थापित करता है और लक्ष्य निर्धारित करता है और सतत व्यवहार का हिस्सा बना देता है। फिर नेता और प्रबंधक में डिफरेंस क्या है, तो नेता प्रबंधक नहीं होता, पर प्रबंधक नेता भी होता है क्योंकि वह प्रभावित भी करता है। फिर नेता समूह के बाहर भी लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर प्रबंधक केवल संगठन के अंदर ही लोगों को प्रभावित करता है। फिर नेता एक अनौपचारिक सत्ता है, पर प्रबंधक एक औपचारिक सत्ता है। फिर नेता में निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण होता है, पर प्रबंधक में उद्देश्य के साथ व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी होता है। नेता नियोजन, नियंत्रण पर निर्देशन पे बल देता है, पर प्रबंधक संप्रेषण, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन पे बल देता है। फिर नेता औपचारिक संगठन है, पर प्रबंधक औपचारिक व अनौपचारिक दोनों संगठनों में दिखता है। नहीं, नेता औपचारिक संगठनों में दिखता है, पर प्रबंधक दोनों में दिख सकता है। ठीक है। फिर एक लाइन मैंने लिखी नहीं है तो याद रखना, जॉर्ज टेरी ने निम्न गुण बताए हैं किसी नेता में। तो नेता के अनुसार नेता जॉर्ज टेरी के अनुसार नेता के निम्न गुण होते हैं। पहला, शक्ति होती है। फिर भावनात्मक स्थिरता होती है, मानवीय संबंधों का ज्ञान होता है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है, संप्रेषण संप्रेषण योग्यता होती है। तो कौन कौन से गुण बताए हैं, शक्ति, भावनात्मक स्थिरता, मानवीय संबंधों का ज्ञान, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण योग्यता। फिर है नेतृत्व की शैलियाँ क्या क्या हैं। तो नेतृत्व की शैलियाँ हैं, अधीनस्थों के साथ व्यवहार का तरीका ही नेतृत्व शैलियाँ कहलाई जाती हैं। तो इसमें जैसे कि पहली है निरंकुश, जिसमें शक्ति अधिकार अपने पास रखता है, प्रत्यायोजन नहीं करता। और संप्रेषण एक तरफा होता है, नीति का निर्धारण स्वयं करता है, निर्णय अकेला लेता है। लाभ क्या है, जल्दी निर्णय ले लिए जाते हैं, तुरंत परिणाम। हानि क्या है, अधीनस्थों में हीनता, मनोबल कम, रचनात्मक क्षमता कम। उपयोग कहाँ होता है, जहाँ अशिक्षित और अकुशल हैं अधीनस्थ। फिर है प्रजातंत्रीय, जिसमें अधीनस्थों के साथ विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय में भागीदारी की जाती है, प्रत्यायोजन भी किया जाता है। लाभ क्या है, कार्य संतुष्टि होती है, उच्च मनोबल होता है, निर्णय क्षमता में विकास होता है और सकारात्मक अभिवृद्धि होती है। हानि, निर्णय लेने में समय लगता है, स्वयं उत्तरदायी से मुक्त हो जाता है। उपयोग कहाँ है, जहाँ लक्ष्य कार्य संतुष्टि और स्वायत्ता प्रदान करनी हो, जहाँ लक्ष्य में कार्य संतुष्टि और स्वायत्ता प्रदान करनी हो। फिर मुक्त और स्वतंत्र और निर्विवाद शैली क्या है, जिसमें अधिकार व सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण हो, अधीनस्थ निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र हो और नेता शक्ति व सत्ता से विमुख हो जाए। लाभ क्या है, कार्य संतुष्टि बहुत ज्यादा होती है, विकास के अवसर बहुत अधिक मिलते हैं और क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। पर हानियां क्या है, नेता के असहयोग को अनदेखा कर
दूसरी दिशा में काम करने लग जाते हैं अधीनस्थ, जिसके परिणाम स्वरूप आशा अनुरूप परिणाम नहीं निकलता। फिर उपयोग कहाँ है, जब अधीनस्थ पूर्ण परिशिक्षित हो और ज्ञानवान हो। नेता के कुछ सिद्धांत, जिसमें परंपरागत सिद्धांत में पहला आता है महान व्यक्ति विचारधारा। तो इनके अनुसार नेता जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। ये महान व्यक्ति होता है जो प्रत्येक दृष्टिकोण से योग्य होता है। फिर दूसरी है गुणमूलक विचारधारा, जिसमें नेतृत्व व्यक्ति गुणों पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है, जिसमें विशिष्ट गुण। नेता वही होता है जिसमें विशिष्ट गुण होते हैं और इन गुणों को हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ पे नेता बनाया जा सकता है। फिर है व्यवहारिक विचारधारा। इसके अनुसार गुणों के स्थान पर व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। अधीनस्थों से कैसे संचार किया जाए, अधीनस्थों को कैसे प्रेरित किया जाए। तो यह है व्यवहारवादी विचारधारा। इसके दो वो हैं, जिसमें पहला है पहल करने वाला और दूसरा है संबंध बनाने वाला। तो पहल करने वाला क्या होता है, जो सिर्फ कार्य पर ध्यान दे, कार्य विभाजन इस प्रकार करे कि संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिले। फिर मानकों के अनुरूप कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखता है। फिर दूसरा है संबंध बनाने वाला, जो काम के साथ अधीनस्थों के साथ संबंध भी बनाने पर ध्यान दे, यानी कि अधीनस्थों के साथ मानवीय संबंध बनाए, सूचनाओं का आदान प्रदान करे और अधीनस्थों की सुख सुविधाओं पर ध्यान दे। तो ये है व्यवहारवादी विचारधारा के दो प्रकार। फिर है परिस्थितिगत सिद्धांत। तो इसमें क्या है, एक स्थिति दूसरी स्थिति से भिन्न होती है और इसमें तीन तत्व बताए हैं और ये किसने दिया है, फिडलर ने। तो फिडलर द्वारा प्रतिपादित है परिस्थितिगत सिद्धांत, जिसमें एक स्थिति दूसरी स्थिति से भिन्न होती है। नेता अनुयायी संबंध के बारे में तीन तत्व कौन से हैं, नेता और अनुयायियों का संबंध कैसा है, कार्य की संरचना कैसी है, नेता की संगठन में पद स्थिति क्या है। जब तीनों तत्वों का अनुकूल हो तभी प्रभावशीलता अधिकतम होगी। तो फिडलर के अनुसार जब ये तीनों तत्व अनुकूल हो तभी प्रभावशीलता अधिक होगी। तीन तत्व, नेता अनुयायी के बीच संबंध, कार्य की संरचना, नेता की संगठन में पद स्थिति। फिर इसके भी इन्होंने दो बताए हैं, जैसे कर्मचारी अभिमुख होता है और एक उत्पादन अभिमुख। तो कर्मचारी अभिमुख यानी मानव समझता है ना कि मशीन, और सुख दुख का ध्यान देता है, लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है और अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करता है। फिर एक होता है उत्पाद उन्मुख, तो उत्पादन प्रक्रिया का कल पुर्जा समझता है, कठोर व पर्यवेक्षण शैली के द्वारा कार्य करवाता है, उत्पादन स्तर को बनाए रखता है, कार्मिकों को हतोत्साहित करता है। फिर करिश्माई नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं, करिश्माई नेता के सिद्धांत हैं जो दूसरे को प्रभावित करने के लिए संचार कौशल का, प्रेरक शक्ति का और आकर्षक व्यक्तित्व का उपयोग करता है। तो करिश्माई सिद्धांत है जो दूसरे को प्रभावित करने के लिए संचार कौशल का, प्रेरक शक्ति का और आकर्षक व्यक्तित्व का उपयोग करता है। ये तीन तत्व का हो सकता है, वीरता, दिव्यता और उच्च चरित्र होता है। इनके तीन तत्व होते हैं, वीरता होती है, दिव्यता होती है, उच्च चरित्र होता है। फिर विशेषता क्या है, दूरदृष्टिता, संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और सहानुभूति। तो इनमें कुछ विशेषता होती है, दूरदृष्टिता होती है, संप्रेषण कौशल होता है, सहानुभूति होती है और आत्मविश्वास रखता है। फिर समूह व्यवहार क्या है, तो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होना ही एक समूह कहलाता है। तो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना समूह है। फिर व्यक्ति चार प्रकार के बताए गए हैं समूह के अनुसार। तो एक होता है प्रतियोगी व्यक्ति जो सदैव प्रतिस्पर्धा करता है, एक होता है व्यक्तिवादी जो संगठन से पहले व्यक्तिवादी दृष्टिकोण रखता है, फिर एक होता है सहयोगी व्यक्ति जो संगठन में सहयोग की भावना को बढ़ाता है, फिर एक होता है समता मूलक जो सबके साथ समानता रखता है। तो व्यक्ति चार प्रकार के हो गए। फिर है समूह की विशेषताएं। तो समूह की विशेषता होती है दो से या दो से अधिक व्यक्ति हों, यह लगातार क्रिया प्रतिक्रिया सदस्यों के मध्य चलती रहती है। फिर सदस्यों के व्यवहार के मानक होते हैं, सदस्यों के व्यवहार में संगतता होती है और सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सामूहिक पहचान होती है
और कार्यों में अंतर्निर्भरता होती है। फिर समूह का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें इनकी 5 प्रक्रिया है समूह निर्माण की। पहला है उत्पन्नता। तो है उत्पन्नता जो है इसमें अनिश्चितता का चरण कहते हैं। तो इसमें सदस्यों के मध्य कार्य, संरचना और नेतृत्व को लेकर संशय रहता है। फिर है दूसरा चरण तीव्रता का, जिसमें संघर्ष अधिक होता है क्योंकि सदस्यों के मध्य पारस्परिक मतभेद होते हैं कि नेतृत्व कौन करेगा, पद्धति क्या होगी। फिर तीसरा चरण है सहजता का चरण। तीसरे चरण में सदस्य पास आते हैं, एक संगत व्यवहार करते हैं, नेता उभर कर आता है। फिर कार्य निष्पादन, इसमें क्या होता है, समूह की ऊर्जा कार्य पूर्णता की ओर अब होती है और कार्य उत्पादकता सर्वोच्च होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। फिर स्थगन, तो ये अंतिम चरण है जिसमें कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है और इसमें समूह का विसर्जन होता है और बिछड़ने का दुख होता है। फिर समूह के प्रकार हैं, औपचारिक है और अनौपचारिक है। तो औपचारिक में पहले आते हैं जो सोच समझकर सचेतन समूह का गठन करना। तो इसके 3 प्रकार के होते हैं औपचारिक, जिसमें कमांड ग्रुप, ये स्थायी समूह होता है जैसे प्रबंधक, पर्यवेक्षक और अधीनस्थ कार्मिकों के मध्य। ये दिन प्रतिदिन की समस्या पर चर्चा करते हैं। फिर होता है टास्क ग्रुप, ये अस्थायी समूह होता है, विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। पद सोपानी व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता क्योंकि आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न विभागों से सदस्य लिए जाते हैं। फिर समिति क्या है, विशेष कार्य व प्रोजेक्ट के लिए स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकती है और इसमें जैसे बजट समिति, नियोजन समिति। फिर है अनौपचारिक। अनौपचारिक होते हैं जो स्वाभाविक है व स्वतः समूह का गठन हो जाता है, जैसे कि मित्र मंडली। इसमें क्या होता है, नजदीक के मित्र होते हैं, आयु समान होती है, एक स्थान विशेष के होते हैं। फिर रुचि समान हो तो रुचि एक समान होती है, जैसे संगीत में रुचि रखने वाले। एक होता है संदर्भ समूह, उन लोगों का समूह जो विशेषता एक समान हो। फिर जैसे गुट होता है जो छोटे सहकर्मियों का समूह, जो किसी एक संस्था के अंदर मौजूद सहकर्मियों में एक छोटा सहकर्मियों का ग्रुप। सदस्य संख्या सीमित होती है और अपने सामाजिक नियम और मानक होते हैं। फिर सदस्यता समूह, यानी कि वो ही समूह की सुविधाओं और लाभ को प्राप्त कर सकता है, करने का हकदार है जो सदस्य है इस समूह का। तो समूह व्यवहार के मुख्य कारक क्या है? समूह व्यवहार के मुख्य कारक हैं कि समूह का नेतृत्व कैसा है और संगतता कैसी है, सदस्यों में अभिप्रेरणा कैसी है, कार्य कैसा, फिर समूह का मानक कैसा है, व्यक्तिगत भूमिका क्या है और वातावरण क्या है, और कार्य किस प्रकार का है। योगात्मक है जिसमें सभी के सहयोग पे होता है। एक होता है कंजेक्टिव टास्क, जिसमें कम योग्य व्यक्ति भी कर लेता है, और डिसकंजेक्टिव टास्क जिसमें अधिक योग्यता वाला व्यक्ति ही कर पाता है। तो समूह के व्यवहार के मुख्य कारक हैं। फिर है व्यक्तिगत व्यवहार। व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वातावरण में प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर देना ही उस व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार है। तो किसी विशेष वातावरण में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर देना ही उस व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार है। फिर व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्तित्व, अनुभव, विचारधारा से निर्धारित और प्रभावित होता है। दो व्यक्तियों का एक समान व्यवहार नहीं होता। फिर प्रभावित वाले कारक हैं जैसे व्यक्तिगत में एक होता है व्यक्तिगत कारक और होता है मनोवैज्ञानिक। व्यक्तिगत में जैसे शारीरिक गुण क्या है, आयु क्या है, लिंग क्या है, योग्यता क्या है, वैवाहिक स्तर क्या है। फिर मनोवैज्ञानिक में व्यक्तित्व कैसा है, अनुभूति कैसी है, अभिव्यक्ति कैसी है और मूल्य कैसे हैं। फिर पर्यावरणीय कारक होते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आ जाते हैं। और फिर संरचनात्मक होते हैं जिनमें नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना, प्रोत्साहन व्यवस्था, कार्य से संबंधित व्यवहार। फिर व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल क्या हैं? तो एक होता है तार्किक और आर्थिक मानव, जो आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है और व्यक्ति आर्थिक तत्वों पर अधिक रूप से विचार करता है। फिर है आर्थिक तत्वों पर आर्थिक रूप से विचार करता है। फिर सामाजिक मानव, तो ये क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। फिर संगठनिक मानव, जो संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। फिर स्वयं पहचान मानव, जो आवश्यकताओं को
क्रम में जमाता है, स्वयं की पहचान की जो स्वयं की पहचान करता है। तो आवश्यकताओं को क्रम में जमाता है, स्वयं की पहचान करता है। फिर जटिल मानव मिश्रित स्वभाव वाला मानव होता है, परिवर्तनशील होता है। फिर अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति है मनोवैज्ञानिक, किसी मनोवैज्ञानिक विषय, व्यक्ति, समूह, विचार आदि के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव, वो है अभिवृत्ति। तो किसी मनोवैज्ञानिक विषय, व्यक्ति, समूह, विचार आदि के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव। फिर इसके कारक क्या हैं या तत्व क्या हैं? तो भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बिहेवियर, व्यवहारात्मक। तो उसको कैब बोलते हैं, कैब मॉडल। फिर क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो हाँ, कर सकते हैं, नवीन सूचनाएं उपलब्ध करवाकर, व्यय के माध्यम से, मतभेद को दूर करके, समस्या समाधान में सहभागिता देके। फिर विशेषताएं क्या हैं जो सीखी जाती हैं, जन्मजात नहीं होती, निश्चित दिशा में निर्देशित करती हैं, स्थायी होती हैं और प्रेरणास्पद गुण होते हैं। फिर निर्माण के घटक क्या हैं? तो सामाजिक अधिगम द्वारा या फिर शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, संगठनात्मक अ, संरचना द्वारा और व्यक्तित्व संबंधी घटक होते हैं। फिर मूल्य क्या है? तो जीवन में उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करते हैं। मूल्य जीवन के उद्देश्यों को और उन्हें प्राप्त करने वाले साधनों को परिभाषित करते हैं। जैसे कि इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं मूल्यों की व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, व्यवहार को स्थिरता प्रदान करते हैं, समता व नैतिकता के मानक हैं और संस्कृति का भाग होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। फिर महत्व क्या है? कार्मिकों की अभिवृत्ति व अभिप्रेरणा को समझने का आधार होते हैं, धारणा को प्रभावित कर लेते हैं और क्षमता को भी प्रभावित कर लेते हैं, कार्य निष्पादन व कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। महत्व क्या है? नहीं नहीं सॉरी, मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे परिवार, संस्कृति, समाज, जीवन के अनुभव। प्रकार क्या है? तो अंतिम मूल्य होते हैं और कुछ साधन मूल्य होते हैं। तो जिन्हें जीवन काल में प्राप्त करना हो वे होते हैं अंतिम मूल्य, जैसे कि आरामदायक जीवन, समता मूलक, स्वतंत्रता, परिपक्व प्रेम। फिर साधन मूल्य कौन से होते हैं? जो अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में साधन है, जैसे उत्तरदायित्व, सहयोगी, विनम्र और प्यारा। फिर है टीम निर्माण। टीम निर्माण क्या है? यह एक समूह है जिसमें संपूरक कौशल होता है, जिसके सदस्यों में संपूरक कौशल होता है। तो एक समूह है जिसके सदस्यों में संपूरक कौशल होता है, वो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में परिवर्तित करते हैं। तो एक समूह है जिसके सदस्यों में संपूरक कौशल है, जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में परिवर्तित करते हैं। टीम और समूह में अंतर क्या है? टीम में संख्या कम होती है, समूह किसी आकार का हो सकता है। टीम कार्य निष्पादन और व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों पे ध्यान देती है, पर समूह केवल व्यक्तिगत होता है। फिर है टीम। टीम में लक्ष्य निर्धारण स्वतंत्र होता है, पर समूह में प्रबंधकों द्वारा होता है। फिर टीम में व्यक्तिगत व सामूहिक जवाबदेही होती है, टीम पर समूह में सामूहिक नहीं होती। टीम में संपूरक कौशल होता है, समूह में आकस्मिक व भिन्न कौशल होते हैं। फिर निर्माण की प्रक्रिया क्या है टीम की? तो पारिभाषिक पहले उद्देश्य को पारिभाषिक किया जाए, फिर टीम के लिए योग्य व कुशल सदस्यों का चयन किया जाए, कार्यवाही व गतिविधियों का प्रारूप निर्धारण किया जाए, व्यक्तिगत सामर्थ्य की पहचान की जाए, प्रशिक्षित किया जाए, देखरेख करना, टीम के प्रयासों की देखरेख करना और प्रयासों का मूल्यांकन करना। फिर प्रभावी टीम निर्माण की आवश्यकताएं व शर्तें क्या हैं? तो प्रभावी टीम के लिए आवश्यक वातावरण होना चाहिए, आवश्यक कौशल होना चाहिए, सदस्यों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, व्यक्तिगत टीम हितों में को महत्व देना चाहिए, व्यक्तिगत हित के ऊपर टीम हितों को महत्वता दी जानी चाहिए और प्रेरित करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार देने चाहिए। अब है अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है तथा कार्य संतुष्टि प्रदान करती है।
तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है और कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? नकारात्मक प्रवृत्तियों को सकारात्मक में बदल देती है, निष्पादन स्तर में वृद्धि करती है, लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी कार्य वातावरण प्रदान करती है, बदलाव के लिए तैयार रहती है और संतुष्टि में अभिवृद्धि करती है, समूह भावना को बढ़ावा देती है। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं? तो अभिप्रेरणा है सकारात्मक, नकारात्मक, मौद्रिक और अमौद्रिक। तो मानसिक अभिप्रेरणा अमौद्रिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है जिसमें पद, स्थिति, सेवा, सुरक्षा हमको अभिप्रेरित करती है। फिर है जैसे कि मौद्रिक में आर्थिक प्रलोभन जिसमें वेतन, भत्ते, लाभ हमें अभिप्रेरित करते हैं। फिर है हमारी जैसे कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहला आता है भय व दंड का सिद्धांत। तो भय व दंड का सिद्धांत यानी कि जिसमें हम भय दंड के माध्यम से करते अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहले तो आ गया पारंपरिक सिद्धांत, उसमें पहला आ गया भय व दंड का सिद्धांत, दूसरा आ गया पुरस्कार का सिद्धांत और तीसरा आ गया गाजर व छड़ी का सिद्धांत। फिर है अभिप्रेरणा की आधुनिक सिद्धांत, उनमें पहला है एक्स वाई सिद्धांत। और एक्स वाई सिद्धांत में एक तो है ये पहले दिया है अगलस और मैक ग्रेवर द्वारा। तो उगलस और मैक ग्रेवर द्वारा तो दिया गया है। एक सिद्धांत कहता है कि कार्य के प्रति अरुचि रखता है पहले तो व्यक्ति, कार्य को टालने का प्रयास करता है, उसके प्रति उदासीन व्यवहार करता है, कम महत्वाकांक्षी होता है, परिवर्तन विरोधी होता है और निर्देशित होना पसंद है, प्रशासन के निकट है ना? तो ये कौन सी है? ये एक सिद्धांत है। इसमें क्या होता है? अरुचि रखता है, टालने का प्रयास करता है, उदासीन होता है, कम महत्वाकांक्षी होता है, परिवर्तन का विरोधी होता है और उसको निर्देशित होना पसंद है। और ये सब अपन देखते हैं ना, ये प्रशासन के निकट देखते हैं, प्रशासन वाले कार्यों में ऐसा देखने को मिलता है। फिर दूसरा होता है वाय सिद्धांत। इसके अनुसार कार्य के प्रति रुचि रखता है, कार्य करना चाहता है, आत्म निर्देशित होता है, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, जिम्मेदारी लेना पसंद करता है और सकारात्मक और स्वनियंत्रित स्वनिर्देशित होता है। फिर इसका उदाहरण जैसे स्वाभिमान और आत्मसम्मान हेतु कोई कार्य करता है तो उसको कहते हैं वाय सिद्धांत। तो ये किसने दिए थे? उगलस और मैक ग्रेवर ने ग्रेवार ने, ठीक है, सॉरी मैक ग्रेगर ने। तो फिर है आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत दिए थे मेस्लो ने। तो ये क्या कहता है? आवश्यकताएं अनंत है, संतुष्टि हेतु प्रयत्न करता है और अधूरी आवश्यकताओं को पता करके अभिप्रेरित होता है। तो इसकी विचारधारा क्या है कि व्यवहार आवश्यकताएं से प्रभावित होती हैं, उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है और उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट होती है, तभी हम उच्च स्तरीय आवश्यकता पर जाते हैं। तो ये हो गया विचारधारा इसकी। फिर है कौन सा? द्विघटिकीय सिद्धांत। द्विघटीय सिद्धांत दिया था फेडरिक और हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग और फेडरिक ने दिया था, हर्जबर्ग और फेडरिक ने। तो इसने कहा था कि आरोग्य घटक होते हैं और एक होते हैं प्रेरक घटक। आरोग्य घटक का संबंध बाह्य वातावरण से होता है जो उनकी उपस्थिति असंतुष्टि कम करती है, और एक होते हैं प्रेरक घटक जो संबंध विषय वस्तु से होता है और इसकी उपस्थिति संतुष्टि प्रदान करती है और प्रेरित करती है। अब आरोग्य घटक में जैसे आ गए नीतियां व प्रबंधन, पर्यवेक्षण, कार्य दिशा, वेतन, स्थिति, सुरक्षा। तो अगर ये है तो अब इंसान का ये सब अच्छे हैं तो इंसान का मन असंतुष्ट होगा। पर अब जैसे कि उन्नति, उत्तरदायित्व, विकास में वृद्धि, मान्यता, उपलब्धि, स्वयं के द्वारा कार्य करना, तो ये सब की अगर उपस्थिति है तो वो प्रेरित होता है कार्य करने के लिए। फिर जेड थ्योरी बोलती है संगठन में विश्वास, मर्मज्ञता व आत्मीयता को मुख्य अभिप्रेरक घटक मानते हैं। तो संगठन में विश्वास होना चाहिए, मर्मज्ञता और आत्मीयता को मुख्य अभिप्रेरक घटक मानते हैं जेड थ्योरी वाले। इसकी मान्यता है कि आजीवन रोजगार हो जिससे कार्मिक में निष्ठावान बने रहें।
फिर धीमी गति से पदोन्नति व मूल्यांकन किया जाए, जिससे उत्पादकता में सामूहिक प्रयास हो, पदोन्नति लंबवत के स्थान पर समानांतर हो, और फिर प्रबंधक विशेषज्ञ के स्थान पर सामान्य को ज़्यादा मौका दिया जाए। तो प्रबंधक में विशेषज्ञ के स्थान पे सामान्य को ज़्यादा मौका दिया जाए, अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। ये थ्योरी दी थी जेड थ्योरी विलियम ऑची द्वारा। तो विलियम ऑची ने दी थी। संगठन में विश्वास, मर्मज्ञता, आत्मीयता को मुख्य प्रेरक घटक माना है। इसके मान्यता है कि आजीवन रोजगार से क्रमिक निष्ठावान बनते हैं। धीमी गति से पदोन्नति मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे उत्पादकता में सामूहिक प्रयास हो। पदोन्नति लंबवत के स्थान पे समानांतर करनी चाहिए, और प्रबंधक विशेषज्ञता के स्थान पर समानांतरता को देना बैठाना चाहिए, और अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार। फिर है संघर्ष प्रबंधन। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर विचारों से असहमत या विरोधी मत रखना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर विचारों से असहमत और विरोधी मत रखना। जब व्यक्ति को लगे किसी अन्य व्यक्ति ने कार्य या वस्तु का नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब इसके कारण हो सकते हैं लक्ष्य में भिन्नता हो, फिर है मत में भिन्नता हो, व्याख्या में अंतर हो, अत्यधिक अपेक्षा हो, फिर है सीमित संसाधन हो, और कार्य की दूसरों पर निर्भरता हो, क्षेत्राधिकार अस्पष्ट हो। तो इसके कारण है फायदे क्या है? कार्य निष्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता बढ़ती है, नवाचार बढ़ता है, और फिर रुचि जिज्ञासा में वृद्धि होती है, समय का मूल्यांकन व बदलाव का कारण बनता है। तो ये इसके फायदे हैं संघर्ष प्रबंधन के। फिर संघर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण क्या कहता है? संघर्ष के दृष्टिकोण कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण है, और मानव संबंध दृष्टिकोण है, और एक अंतर्वैयक्तिक दृष्टिकोण है। तो संघर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण में पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। इसके अनुसार संघर्ष नुकसानदायक है और इससे बचना चाहिए, यह संगठन के लिए हानिकारक है। फिर मानव संबंध दृष्टिकोण कहता है कि संघर्ष स्वाभाविक है और इसे टाला नहीं जा सकता है। फिर एक है अंतर्वादी दृष्टिकोण। तो ये कहता है, ये आधुनिक दृष्टिकोण है सबसे पहले, फिर ये सकारात्मक बल की तरह कार्य करता है, प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक है, और स्थितियां स्पष्ट कर देता है। तो ये है अंतर्वादी दृष्टिकोण। फिर है प्रकार कितने हैं संघर्ष के? तो रचनात्मक होता है एक, तो जो खुलकर वाद विवाद और वांछित बदलाव पे बल दे। फिर विध्वंसक संघर्ष, जो विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिसमें अधीनस्थ या कर्मचारी एक दूसरे के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं, संगठन के लिए हानिकारक होता है। और एक होता है संगठनात्मक। तो ये ढांचे के कारण होता है, जिसमें स्वायत्तता, पहल क्षमता और रचनात्मक प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। फिर संघर्ष समाप्ति के तरीके क्या हैं? तो संघर्ष समाप्ति के तरीके हैं कि संप्रेषण स्थापित किया जाए। संप्रेषण कैसा हो? स्थापित, उचित। फिर बाहर के व्यक्ति का सहयोग किया जाए, ठीक है, बाहर के व्यक्ति का सहयोग लिया जाए। फिर संरचना में बदलाव किया जाए, संसाधनों का न्यायोचित वितरण किया जाए, टालने का यथासंभव प्रयास किया जाए, और उचित समझौता करवा दिया जाए। तो ये संघर्ष समाप्ति के तरीके हैं। फिर है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन से समझते हैं समय का प्रभावी व उत्पादक उपयोग करना। इसकी प्रक्रिया क्या है? लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, समय सीमा का निर्धारण, संसाधनों को संगठित करना, अधीनस्थों को प्रत्यायोजन करना, अतिरिक्त कार्य को कम कम करना, अनावश्यक दबाव कम करना। महत्व क्या है? अधिक इससे कम समय में अधिक कार्य होता है, समय की बचत होती है, सृजनात्मक कार्य करने के लिए वक्त मिलता है, अनावश्यक कार्यभार कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, कार्य निष्पादन प्रभावशील हो जाता है, और प्राथमिकता निर्धारण में सहयोग होता है। फिर बाधाएं क्या हैं? उद्देश्यों की स्पष्टता होती है, होना एक इसमें बाधाएं हैं, नियोजन का अभाव भी एक तरह का बाधा है, और सभी प्रकार के कार्य समय द्वारा किए जाना, ये भी इसका एक
बाधाएं हैं। फिर सामाजिक और आर्थिक बाधाएं हो सकती हैं। समय की उपयोगिता के आधार पर व्यक्तियों के रूप हैं। एक व्यस्त व्यक्ति होता है और एक उत्पादक व्यक्ति होता है। व्यस्त व्यक्ति अनेक प्राथमिकताएं रखता है और दरवाजे खुले रखता है। ठीक है, बहु कार्य करने वाला होता है और सलाह के लिए बार बार पूछता है। पर है एक है उत्पादक व्यक्ति, कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, दरवाजे बंद रखता है, लक्ष्य से जुड़ा रहता है और वास्तविक कार्य पर कार्य करता रहता है। फिर है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का महत्व है कार्मिकों में ज्ञान, आदत, कौशल, अभिवृत्ति का विकास, प्रभावशील कुशलता से कार्य करना, विशेषता ज्ञान प्राप्त, विशेष गुणों का विकास, अभिरुचि विकसित और क्षमता व कौशल का विकास। तो विशेषता क्या होती है? इससे ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष गुणों का विकास होता है, अभिरुचि विकसित होती है और क्षमता व कौशल का भी विकास होता है। फिर दृष्टिकोण क्या है? तो दृष्टिकोण में बदलाव में महत्व है और समस्याओं से परिचय, संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मनोबल व उत्पादकता में वृद्धि करता है, परिवर्तन के प्रति अनुकूलता होती है। तो महत्व क्या है प्रशिक्षण का? कि दृष्टिकोण में बदलाव लाता है, समस्याओं से परिचय करवाता है, संगठन के बारे में जानकारी देता है और मनोबल व उत्पादकता में वृद्धि करता है और परिवर्तन के प्रति अनुकूलता लाता है। प्रशिक्षण की विधि क्या है? तो ये दो तरह की विधि होती है, कार्य पर और कार्य से परे। तो अनुभव के आधार पर स्वयं के काम करके। तो कार्य पर कैसे करते हैं प्रशिक्षण? अनुभव के द्वारा किया जाता है, स्वयं द्वारा काम करके, जिसमें प्रशिक्षा होता है, प्रशिक्षुता जो प्रशिक्षक के माध्यम से मार्गदर्शित करता है। फिर है कार्य बदलाव होता है, जिसमें एक कार्य से दूसरे कार्य संगठन की आवश्यकता होती है। तो एक कार्य से दूसरे कार्य और संगठन की आवश्यकता होती है। फिर इंटर्नशिप होती है, जिसमें सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान को वास्तविक कार्य दशा में करवाया जाता है। और अभिविन्यास होती है, इसमें कार्मिक को मोटी मोटी जानकारी दी जाती है जिससे सामाजिकरण हो जाता है। पर एक होती है कार्य कैसे करें, कार्य से परे जो होती है कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण, जैसे कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदान प्रदान करना। फिर है प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ यानी कृत्रिम वातावरण या डमी मॉडल बनाकर प्रशिक्षण देना। और एक होती है केस स्टडी, यानी समस्याओं को सामने रखा जाता है और समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो कार्य से परे तो हो गए तीन, कॉन्फ्रेंस, प्रकोष्ठ और केस स्टडी। और फिर कार्य पर होती है प्रशिक्षुता, जिसमें प्रशिक्षक के माध्यम से मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। फिर एक है कार्य में बदलाव, जो एक कार्य से दूसरे कार्य का बदलाव किया जाता है, संगठन में आवश्यकता होती है। और इंटर्नशिप होती है। और एक होता है अभिविन्यास, जिसमें मोटी मोटी जानकारी दी जाती है, सामाजिकरण होता है। फिर है कर्मचारी विकास। कर्मचारी विकास को क्या समझते हैं हम? कि प्रबंधन के वर्तमान पदों की, तो कर्मचारी विकास का मतलब है प्रबंधकों के वर्तमान पदों की प्रभावपूर्णता में सुधार, भविष्य के लिए जिम्मेदार उठाने के लिए तैयार करना, कर्मचारी विकास है। तो प्रबंधकों के वर्तमान पदों की प्रभावपूर्णता में सुधार करना, भविष्य के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करना। फिर आवश्यकता क्या है? उत्तरदायित्व वहन करने के लिए और पदोन्नति का रास्ता तैयार करने के लिए, प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता विकास करने के लिए और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए। फिर कार्य निष्पादन मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो कर्मचारी की निष्पादन क्षमता का और कार्मिक की वास्तविक और कार्य निष्पादन क्षमता का और संगठन द्वारा अपेक्षित और निष्पादन लक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण करके। फिर महत्व क्या है? आधार पर पदोन्नति होती है, प्रशिक्षण होता है और नीतिगत बदलाव किए जाते हैं और सेवा शर्तों में बदलाव होते हैं। फिर चुनौतियां क्या क्या है? निर्णय त्रुटियां होती हैं, उच्च अधिकारी द्वारा त्रुटियां ली हो जाती हैं, उदारता प्रभाव होता है, सभी कर्मचारियों को औसत मूल्यांकन। फिर है हेलो इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर। और है कौन सा? रेडर प्रभाव, इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है,
और एक है स्टीरियोटाइपिंग, पूर्व निर्धारित मानसिकता से निर्णय लेना।